हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ जो कि 2022 में यूपी बोर्ड में आए थे उन्हें देखेंगे और जो कि हमारी आगामी परीक्षा 2023 के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए अपनी परीक्षाओं में हम बहुविकल्पी में एक भी प्रश्नों को ना छोड़ें और 6 में से पूरे 6 नंबर पा पाएँ। तो उसके लिए हमें यह एक एमसीक्यू की सीरीज़ लाए हैं जिसके अंतर्गत आपको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके 6 में से पूरे 6 नंबर आएँ और जो अति लघु भी आते हैं तो उसमें भी आपका 5 या 6 मार्क्स का तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन पर कि Na2CO3 के 0.2 मिलियन विलियन में 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा होगी। तो कितनी मात्रा होनी आवश्यक है? 10.6 ग्राम की मात्रा होनी आवश्यक है। इसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी वेग स्थिरांक का मात्रक मूल लेता है जिसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2022 के सारे एमसीक्यूज लिख रखे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू आता है कि प्रति एकक कोष्ठका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। तो ध्यान से देना है कि प्रति एकक कोशिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या होती है। तो हमको याद रखना है ये अंतःकेंद्रीय घनी एकक कोशिका कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अंतःकेंद्रित घनी कोशिका कहते हैं या फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीसीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीसीसी भी लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद आता है 400 ml विलियन में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलियन की मोलरता है। तो देखिए Na का जो अणुभार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है व हाइड्रोजन का 1 होता है। हम जानते हैं कि मोलरता का सूत्र होता है WB/mb गुणे 1000 बटे आयतन। और ये आयतन हमें किस में लेना है? ml में, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया रखा है? 1000 लगाया रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग WB का मान रखेंगे जो कि हमारा कितना दिया गया है? 7 ग्राम दिया गया है और 1000 बटे V आयतन हमें 400 ml दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/16 और जिसका मान हो जाएगा 0.4375 मोल लीटर इनवर्स। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो हम याद रखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स। और इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? तो उसको याद रखिएगा, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। इसके बाद देखिएगा जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है। तो जल अपघटन पर बेंजामाइड क्या बनाता है? तो बेंजोइक अम्ल बनाता है। जल अपघटन पर बेंजामाइड क्या बनाता है? तो बेंजोइक अम्ल बनाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि RNH2CsCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ये अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है RNA में उपस्थित क्षारक है। तो RNA में उपस्थित क्षारक कौन-कौन से होते हैं? ये क्षारक 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। क्या होता है बेटा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसके बाद घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरी अथवा कोर की लंबाई होती है। घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरी अथवा कोर की लंबाई होती है तो आप क्या याद रखेंगे कि ये क्या होता है? A बराबर B बराबर C होता है। क्या होता है बेटा? A बराबर B बराबर C होता है। इसके बाद आ जाता है 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है तो विलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में क्या होगी? तो वैसे ही जैसे कि हमने पहला एमसीक्यू किया था इसे भी इसी प्रकार करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.4 मोल लीटर इनवर्स आएगा। क्या आएगा बेटा? मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो मैंने बताया था कि मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, इसके बाद गाल्टरमान का अभिक्रिया पर द्वारा बेंजीन बनता है। तो बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? गाल्टरमान का अभिक्रिया में बेंजीन यहाँ पर क्या बनाता है? आपका बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? आपका बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसके बाद
कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कार्बिल अभिक्रिया नहीं देती, क्या नहीं देती? CH3NH CH3 नहीं देती। क्या नहीं देती है? CH3NH CH3 नहीं देती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है? तो केवल एक ही डीएनए है जिसमें क्षारक नहीं होता, वो कौन सा है? वो है थाइमीन। क्या है? थाइमीन। इसके बाद आता है षष्ठकोणीय आर्द्र क्रिस्टल का उदाहरण है। षष्ठकोणीय आर्द्र क्रिस्टल का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? सीडीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सीडीएस हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? तो ये क्या होता है? परासरण दाब हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा। अगर जो आपके ऑप्शन में आए, यदि अगर परासरण दाब आता है तो आप परासरण दाब लगाएंगे, या वाष्प दाब आता है तो वाष्प दाब लगाएंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आंसर हमारा कौन सा सही है कि H2 + Cl2 HNu की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है हमारा? 2HCl बनाता है। क्या बनाता है हमारा? 2HCl बनाता है हमारा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? तो देख लीजिए कि ग्लूकोज में केवल एक ही प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता? तो इसका आंसर क्या होगा? RCOCH3। ये क्या होता है? यह पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद आते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या बनाता है? तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनाता है। इसके बाद एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह तंत्र क्या है? तो आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट बना होगा जो कि क्रिस्टल तंत्र से संबंधित होगा। तो उसके अंतर्गत कि ए बराबर बी बराबर सी हो और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी 90 डिग्री ना हो और ए बी और सी बराबर हो, तो उस तंत्र को कहते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रिल। क्या कहते हैं हम लोग? रोम्बोहेड्रिल कहते हैं। इसके बाद आता है कि निम्न में से किस 0.1 मोलरता वाले जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट का होगा। सबसे ज़्यादा न्यूनतम 0.1 मोलरता वाले जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम किसका होगा? तो पोटेशियम सल्फेट का होगा। इसके बाद आते हैं 21 नंबर पर कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि वेग स्थिरांक टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इसके बाद आता है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? तो निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड में आता है? तो इसका क्या होगा? आंसर हमारा फ्रैक्टोज होगा। क्या होगा हमारा? फ्रैक्टोज होगा। ठीक। इसके बाद अगर मोनोसैकेराइड अगर बात की जाए मोनोसैकेराइड की तो क्या होगा? फ्रैक्टोज होगा। अभी एक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी होगा जो हम लोग आपको आगे बताएंगे। इसके बाद जब एस्टिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आप जान लीजिएगा कि एस्टिक एसिड यानी कि CH3COOH को क्या कहते हैं हम लोग? एस्टिक एसिड कहते हैं। और उसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? CH3CO का होल ट्वाइस O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? CH3CO का होल ट्वाइस O प्राप्त होता है। CH3CO का होल ट्वाइस O प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं 24 नंबर में कि एमाइड का अमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस तो अपक्रिया द्वारा किया जा सकता है? हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया। इसके बाद आता है स्टोइकियोमेट्री दोष का उदाहरण है। तो स्टोइकियोमेट्री दोष का उदाहरण क्या है? स्टोइकियोमेट्री दोष दो होते हैं, एक होता है स्कॉटकी दोष, एक होता है फ्रेंकल दोष। तो जो आपके ऑप्शन में दिया हो आप उस पे टिक लगा कर आएंगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया था? फ्रेंकल दोष दिया गया था। इसके बाद आते हैं कि शुद्ध जल की मोलरता का मान क्या होता है? वैसे तो 55.56 होती है मोलरता। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.56 होती है, लेकिन ऑप्शन में अगर 6 दिया हो तो आप 55.6 लगा सकते हैं। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए नॉट प्रारंभिक सांद्रण तथा टी समय बाद सांद्रण ए है, तो निम्न में से शुद्ध व्यंजक है। तो ए बराबर हो जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है। बता देते 28 नंबर पर कि बेंजल डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है।
तो हमें क्या प्राप्त होता है कि बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमारा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या हमें प्राप्त होता है? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद 29 नंबर में आते हैं कि प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो प्राथमिक अमीन के परीक्षण में यानी कि उसका टेस्ट करने में जो प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है वह कौन सी अभिक्रिया है? वह है कार्बिल अमीन अभिक्रिया है। वह क्या कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसके बाद 30 नंबर में बताते हैं कि दूध में पाए जाने वाले शर्करा है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा होता है? हमारा लैक्टोज होता है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा हमारा कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। तो 31 में बता रहे हैं कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या है तो 6 होती है। प्रत्येक Na+ 6 Cl- आयनों से घिरा होता है और प्रत्येक Cl- आयन 6 Na+ आयन द्वारा घिरा होता है, जो कि NaCl के क्रिस्टल में पाया जाता है कि Na+ 6 Cl- से घिरा होता है और 1 Cl- 6 Na+ से घिरा होता है। इसके बाद 32 नंबर पर आते हैं कि स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% वेट बाय वेट है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाव जो होगा, इसका तरीका हम पिछले बता चुके हैं। तो इसका मोल प्रभाव जाएगा 0.779। इसका मोल प्रभाव जाएगा 0.779। इसके बाद आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है और वेग स्थिरांक का मान है। तो देखिए इसका आंसर आएगा 1.38 × 10⁻² सेकंड। अब देखिए कैसे आता है। देखिए हमें समय दिया हुआ है, कितना दिया गया है? 50 सेकंड, तो हमने यहाँ से 50 सेकंड को लिख लिया। इसके बाद वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो उस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है कि k बराबर क्या होता है हमारा 2.303/2 log बेस 10 a/a-x। ठीक है, t की जगह मैंने t का मान रख दिया है और ये कह रहा है कि प्राथमिक कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी A का मान तो A रहेगा, लेकिन X का मान वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी X का मान हो जाएगा A/2 और A माइनस A/2 करेंगे तो क्या आएगा? A/2। ठीक है, और A से A कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया और इसे काटने पर कैलकुलेशन करने पर 1.38 × 10⁻² सेकंड आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आते हैं 34 नंबर पर कि कैनेजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो कैनेजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। एस्टल्डिहाइड में आपकी कैनेजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर कि एनिलीन के ब्रोमिनन से प्राप्त होता है। एनिलीन के ब्रोमिनन से प्राप्त होता है, तो हमको याद रखना है क्या प्राप्त होता है? एस ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या प्राप्त होता है? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसके बाद आते हैं 36 नंबर पर निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड है, जो कि हमें पिछले वाले सेट में भी आया था और इस वाले सेट में भी आया है, इसलिए इसे रिपीट किया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड है। तो इसका आंसर होगा फैक्ट्रोज। इसके बाद आते हैं 37 नंबर पर कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, तो हमेशा याद रखिए NaCl जो क्रिस्टल बनता है वो FCC के फॉर्म में बनता है। NaCl जो क्रिस्टल बनता है वो FCC के फॉर्म में बनता है। इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन पर कि Na2CO3 के 0.2 मिलियन विलियन में 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा होगी। तो कितनी मात्रा होनी आवश्यक है? 10.6 ग्राम की मात्रा होनी आवश्यक है। इसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी वेग स्थिरांक का मात्रक मूंछ लेता है, जिसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, आते हैं 40 नंबर पर कि निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। तो हमारा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारे फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। इसके बाद आते हैं 41 नंबर पर कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। तो एमाइड का एमीन में बदलना ही किस अभिक्रिया द्वारा संभव होता है? हाफमैन
ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा किसके द्वारा संपन्न होता है, यानी कि और हम किस एमाइड द्वारा अमीन को प्राप्त कर सकते हैं किस अपक्रिया द्वारा, तो हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा। इसके बाद सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है तो उसे हम लोग कहते हैं फैक्टोज। फैक्टोज सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा होती है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।